नमस्कार बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में कक्षा 9 अर्थशास्त्र प्रथम चैप्टर पालमपुर कहानी गांव का वर्णन करता हूं। तो बच्चों, हम देखते हैं पालमपुर गांव की कहानी। ये हमारा अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय है। तो अब इसके बारे में हम सविस्तार वर्णन करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और यदि कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बाद में कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। उसके बाद में मैं पुनः बता दूंगा आपको। तो अब इसमें देखते हैं पालमपुर गांव की कहानी। तो अध्याय 1 है हमारा अर्थशास्त्र कक्षा 9 अध्याय 1 है पालमपुर गाँव की कहानी। तो इसमें क्या क्या है पाठ में? देखिए, पाठ का अवलोकन, परिचय, उत्पादन का संगठन, खेती, गैर कृषि क्रियाएं इत्यादि चैप्टर के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसका अवलोकन, यानी पाठ का अवलोकन क्या है, यानी पाठ में किस चीज़ को दिखाया गया है। तो इस कहानी का, यानी जो ये पालमपुर गांव की कहानी है, तो ये पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस कहानी यानी इस गांव के विकास के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित करवाना है। यही यानी इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि गांव में उत्पादन की क्रियाएं कैसे क्रियाशील हैं या उनमें कैसे विकास किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब देखते हैं पाठ का परिचय क्या है बच्चों। तो परिचय के आधार पर हम बता दें आपको कि गांव की जो मुख्य क्रियाएं हैं, यानी जो गांव की मुख्य क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी, पालमपुर गांव में कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले पालमपुर की मुख्य क्रिया खेती, यानी पालमपुर गांव में जो लगभग 150 परिवार जिस गांव में निवास करते हैं उसकी मुख्य क्रिया, यानी उस गांव के लोगों की मुख्य क्रिया खेती है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाएं और भी हैं, यानी खेती के अतिरिक्त लगभग 80 परिवार उच्च वर्ण के हैं और कुछ परिवार लगभग 25% लोग हैं जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, जैसे डेयरी का कार्य, परिवहन का कार्य, लघु स्तरीय विनिर्माण। अब लघु स्तरीय विनिर्माण क्या होता है, यानी उद्योग धंधों में कच्चे माल से नया माल तैयार करना आदि सीमित स्तर पर की जाती है। यानी पालमपुर की मुख्य क्रिया खेती है, किंतु खेती के अतिरिक्त कुछ लोग डेयरी, परिवहन, लघु स्तरीय विनिर्माण आदि सीमित स्तर पर करते हैं। अब देखते हैं आगे बच्चों, आगे है क्रियाओं के लिए संसाधन, यानी क्रियाओं के लिए, कार्यों को करने के लिए कौन कौन से संसाधन हैं यहाँ पर, या किसी कार्य को करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखते हैं विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी कार्य को करने के लिए या कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कौन कौन से संसाधन, जैसे नगद मुद्रा, प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे यंत्र आप कह सकते हैं, और मानव प्रयास मतलब श्रम। तो ये क्रियाओं के लिए संसाधन क्या है, यानी कार्य को करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्रियाओं का संसाधन कहते हैं। जैसे मुद्रा, यानी किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है, फिर प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि कह सकते हैं आप, फिर मानव निर्मित वस्तुएं यानी जो आप कह सकते हैं उद्योग धंधों में प्रयोग होने वाले यंत्र होते हैं, फिर मानव प्रयास, यानी मानव प्रयास आप कह सकते हैं जैसे कि श्रम, बिना श्रम के ये सब बेकार होते हैं। बिना, यानी पैसा है आपके पास किन कार्य करने की इच्छा नहीं तो वो पैसा बेकार होता है आपका। फिर आगे देखिए, देखते हैं पालमपुर गाँव का परिचय। अब देखिए यहाँ पर इतना तो मैंने बता दिया पालमपुर में मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं, क्रियाओं के लिए संसाधन कौन से हैं। अब पालमपुर गांव का परिचय देख लेते हैं। तो पालमपुर गांव जो है अपने गांव के कस्बों से जुड़ा हुआ है, यानी पालमपुर के निकट जो गांव के कस्बे हैं वह उनसे जुड़ा हुआ है। उसके निकटतम, यानी उसके निकटतम का जो शहर या गांव है रायगंज, जो कि एक बड़ा गांव है, यानी उसके पास में एक रायगंज बड़ा गांव है जहां बाजार भी लगती है, डेयरी भी है वहाँ। अब देखिए वह पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जो रायगंज है वो पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव की सड़क या मुख्य सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम एक छोटे से कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी गांव की जो मुख्य सड़क है वह रायगंज से होती हुई उसके आगे और निकटतम एक छोटा सा कस्बा शाहपुर है जिससे जोड़ती है।
अब उस गांव, ये तो हुआ गांव का परिचय, यानी गांव एक कस्बे से जुड़ा हुआ है, उसके निकट रायगंज एक बड़ा गांव है और वह पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। उसी गांव की जो मुख्य सड़क है उससे रायगंज से आगे निकटतम लगभग 3 छोटे से कस्बे, यानी वो रोड मुख्य सड़क को रायगंज तथा उससे आगे के निकटतम छोटे से कस्बे को जोड़ती है। फिर सड़क पर चलने वाले वाहन कौन कौन से, यानी पालमपुर की जो सड़क है गांव की, उस पर चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं। तो पालमपुर गांव की सड़क पर भैंसा, बग्घी, तांगे, उसके अन्य गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियों से लेकर कई प्रकार के वाहन, अन्य और कई प्रकार के वाहन चलते हैं। यानी मुख्य रूप से वहाँ के वाहन क्या है, भैंसा, बग्घी, तांगे और लदी हुई यानी गुड़ या अन्य सामग्रियों से लदी हुई बैलगाड़ियाँ तथा कई प्रकार के अन्य साधन जैसे ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल इत्यादि वाहन देखे जा सकते हैं रोडों पर। फिर आगे देखते हैं पालमपुर गांव में निवास करने वाले परिवार कितने हैं। ये गांव का परिचय है बच्चों। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार निवास करते हैं, यानी कई जातियों के, कोई भी एक जाति नहीं है, विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार निवास करते हैं। गांव की अधिकतर जमीन उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है, यानी उच्च जो धनाढ्य वर्ग हैं, गांव की अधिकतर ज़मीन 80, जो गांव के 80 परिवार धनाढ्य हैं उनके पास है। जाति के यानी उच्च जाति के लोगों के घर काफ़ी बड़े होते हैं, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी जो जमींदार लोग हैं, उनके घर ईंट, सीमेंट, यानी जिसको कह सकते हैं पक्के मकान बने हुए हैं उनके। जबकि दलित वर्ग मतलब निम्न वर्ग के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन व्यक्तियों की कुल जनसंख्या गांव की जनसंख्या के 1/3 यानी 1/3 है, तथा वे गांव के एक कोने में घास फूस से बने यानी कच्चे घरों में निवास करते हैं। यानी जो गांव के 1/3 लोग हैं वो दलित वर्ग के हैं, यानी निम्न वर्ण से संबंध रखते हैं, और वो घास फूस के बने यानी कच्चे घरों में अपना जीवन यापन करते हैं। अब आगे बच्चों देखते हैं, किंतु गांव के अधिकतर घरों में बिजली की व्यवस्था है, यानी गांव के जो अधिकतर घर हैं उसमें बिजली की व्यवस्था है, जिससे खेतों में नलकूप बिजली से ही चलाए जाते हैं, यानी खेतों में सिंचाई का कार्य जो होता है नलकूपों द्वारा बिजली से ही किया जाता है। पालमपुर में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी पालमपुर गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय भी है, यानी एक निजी औषधालय भी है तथा एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं। यानी पालमपुर में एक निजी औषधालय भी है तथा गांव में एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं। अब देखिए उत्पादन का संगठन, ये तो हुआ गांव का परिचय। अब देखिए यहाँ पर उत्पादन का संगठन कैसे होता है। तो उत्पादन का उद्देश्य उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करना या निर्माण करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यानी उत्पादन का क्या अर्थ होता है, उत्पादन का अर्थ उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करना या निर्माण करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, यही तो उत्पादन कहलाता है। जैसे हमको चावल की आवश्यकता है तो हम धान को लगाएंगे तभी हमको चावल प्राप्त होगा। तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, यानी उस वस्तुओं की उत्पादन करना, वो यानी उन वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 होती है भूमि, यानी जो उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं होती है भूमि। क्यों, क्योंकि बिना भूमि के उत्पादन करना असंभव होता है। दूसरा हमारा क्या होता है उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तु, श्रम मतलब मेहनत, और मेहनत के लिए किसका होना आवश्यक है, कुशल श्रमिक का, यानी अच्छे कुशल जो हमारे मजदूर होते हैं उनका होना आवश्यक होता है। फिर अन्य प्राकृतिक संसाधन, यानी अन्य प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जैसे जल, वन, खनिज, यानी किसी कार्य को करने से पहले जैसे सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, घर बनाने के लिए वन की आवश्यकता पड़ती है, और खनिज पदार्थों यानी किसी कच्चे माल को या किसी माल को तैयार करने के लिए सबसे पहले खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अन्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और भौतिक पूंजी, अब भौतिक पूंजी क्या होती है, यानी इसको स्थायी पूंजी भी आप कह सकते हैं। स्थायी पूंजी यानी जैसे औजार, मशीन और भवन, ये स्थायी पूंजी होते हैं। स्थायी पूंजी क्यों, क्योंकि इसमें एक बार व्यक्ति पैसा लगा देता है, यानी धन लगा देता है, उसके बाद में ये समय समय पर कार्य आते हैं, शेष वर्ष भर एक स्थान पर खड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें भौतिक पूंजी को हम स्थायी पूंजी भी कहते हैं। जैसे ट्रैक्टर, टरबाइन यानी मशीन, नलकूप, तो इस प्रकार यानी जो टरबाइन मशीनें हैं
तो इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं जैसे थ्रेसर, तो इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं वो वर्ष में एक ही बार काम आती हैं, से संपूर्ण वर्ष खड़ी रहती हैं। तो ऐसी पूंजी को हम स्थायी पूंजी कहते हैं या भौतिक पूंजी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अधिक से अधिक इसे शेयर करते रहना एक दूसरे को। और कहीं पर यह समझ में नहीं आ रहा है तो पुनः कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। फिर भौतिक पूंजी, अब आगे देखते हैं बच्चों। भौतिक पूंजी के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली वस्तुएं। अब भौतिक पूंजी के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक पूंजी क्या है। पहले भौतिक पूंजी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रयोग आने वाली वस्तुएं देखते हैं। तो भौतिक पूंजी यानी औजार, मशीन, अभी मैंने यहाँ पर बताया भौतिक पूंजी क्या है, यानी औजार, मशीन, कच्चा भवन, कच्चा माल एवं धन, ये सब क्या है? भौतिक पूंजी हैं। यानी इनका प्रयोग जो ये एक बार वर्ष में व्यक्ति कर देता है, किंतु यानी इन भौतिक पूंजी जो होती हैं ये वर्ष में एक ही बार, जैसे औजार होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ट्रैक्टर, मशीनें होती हैं, इनका प्रयोग एक ही बार होता है। व्यक्ति इसमें धन तो जुटा देकर लगा देता है, किंतु इनका प्रयोग वर्ष में एक बार आता है। और ये जैसे टरबाइन ले लेते हैं हम, ट्रैक्टर ले लेते हैं, तो कुछ समय के लिए फसली होती है, उसके बाद में फसली होती हैं, फसल के समय इनका प्रयोग होता है, उसके बाद ये वर्ष भर खड़े रहते हैं। तो ऐसी पूंजी को हम भौतिक पूंजी कहते हैं या स्थायी पूंजी भी कहते हैं, जैसे टरबाइन, जनरेटर, कंप्यूटर, नकद मुद्रा, मशीनें आदि, ये भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी बच्चों समझ में आया। यानी आप कह सकते हैं कि वे मशीनें जो वर्ष में एक बार प्रयोग करते हैं, किंतु व्यक्ति उनको खरीद कर उसमें धन लगा देता है और वे कार्य करने के बाद वर्ष भर खड़े रहते हैं। तो इसे पूंजी को हम भौतिक पूंजी या कह सकते हैं आप स्थायी पूंजी कहते हैं। फिर कच्चा माल, अब आगे देखते हैं कच्चा माल। तो उत्पादन कार्य के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी किसी का उत्पादन कार्य के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, यानी जब कुम्हार बर्तन बनाने का निर्माण करता है तो सबसे पहले कच्चा माल यानी मिट्टी तैयार करता है। फिर बुनकरों के लिए सूत, यानी बुनकर जब किसी कपड़े की बुनाई करता है उससे पहले कच्चे माल की उसे आवश्यकता होती है। और इन सभी की खरीदारी के लिए सबसे बड़ी उसे पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कच्चा माल लाएगा कहाँ से? तो सबसे पहले उसे पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये कह सकते हैं हम कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत प्रयोग आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? कच्चा माल, सबसे पहले कच्चा माल और धन, इन दोनों की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से चैप्टर आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैंने अभी बताया कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछ लेना। फिर पूंजी क्या है? अब पूंजी किसे कहते हैं हम? पूंजी यानी धन। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता, यानी आवश्यक धन को ही पूंजी कहते हैं। आप कह सकते हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए धन, यानी जो आवश्यक धन होता है, उसके कार्य को करने के लिए जो आवश्यक धन होता है उसे ही हम पूंजी कहते हैं। और यह पूंजी कितने प्रकार की होती है? तो देखते हैं यह पूंजी जो होती है, यह पूंजी 4 प्रकार की होती है। यानी पूंजी जो 4 प्रकार की होती है, नंबर 1 मानव पूंजी, दूसरी होती है भौतिक पूंजी, तीसरी स्थायी पूंजी और चौथी कार्यरत पूंजी। अब देखिए ये दोनों एक ही से जुड़े हुए, भौतिक पूंजी और स्थायी पूंजी ये एक ही के दोनों भाग हैं, किंतु पूंजी के प्रकार मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। नहीं, ऐसे तो 3 ही प्रकार की होती है। अब देखिए यहाँ पर मानव पूंजी क्या होती है? तो मानव पूंजी, देखिए मानव पूंजी के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? भूमि, क्योंकि मानव पूंजी जो होती है श्रम होता है, श्रम मानव पूंजी ही कहलाता है, यानी मनुष्य द्वारा किया गया श्रम ही मानव पूंजी कहलाता है। और श्रम करने के लिए, यानी जैसे व्यक्ति खेती करता है, क्योंकि चैप्टर में आपकी खेती दिया गया है, खेती करता है तो खेती के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। और भूमि के लिए मजदूरों की भौतिक पूंजी का प्रयोग, यानी मजदूरों की, सबसे पहले मजदूरों का प्रयोग, और मजदूर तभी लगेंगे जब उसके पास भौतिक पूंजी यानी धन होगा, तभी मजदूर कार्य करेंगे। तो इसलिए भूमि और भौतिक पूंजी यानी धन का प्रयोग। फिर आगे श्रम की सहायता से उत्पादन में वृद्धि करना, यानी मजदूरों के द्वारा श्रम खेतों में करवाना और श्रम की सहायता से उत्पादन में ही वृद्धि करना ही मानव पूंजी कहलाता है। तो मानव पूंजी क्या है बच्चों? कि मानव द्वारा, यानी आप परिभाषा कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला श्रम ही मानव पूंजी कहलाता है। समझ में आया? फिर आगे दूसरा देखते हैं भौतिक पूंजी। अभी मैंने भौतिक पूंजी के बारे में कई बार बताया, फिर बता रहे हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल एवं धन, यानी ये सब स्थायी पूंजी के अंतर्गत ही आते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेप, ये जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी इनको चाहे भौतिक पूंजी कहिए या स्थायी पूंजी, यानी वे पूंजी जिनका, यानी वे वस्तुएं या कह सकते हो वो वे यंत्र या मशीनें जिनके
उपयोग जिनका वर्ष में एक ही बार उपयोग होता है, किंतु व्यक्ति उनमें पैसा लगा देता है। तो पैसा लगाने के बाद